दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आए दिन हम कमेंट बॉक्स में देखते रहते हैं, कई लोग सवाल किया करते हैं कि सर महिलाओं को संपत्ति में पूर्णतः अधिकार है या फिर नहीं है? क्या हम अपने नानी घर में ज़मीन में हिस्सा पा सकते हैं? आदि-आदि सवाल आते रहते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं आज की इस वीडियो में एकदम स्पष्ट कर देना चाहूँगा, महिलाओं की संपत्ति में अधिकार को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं और आप भी कभी न कभी ऐसे कन्फ्यूज़न के जाल में फंसेंगे। इसीलिए इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या है मामला, ठीक है? और जीवन भर नहीं भूलेंगे अगर इस वीडियो को आप बारीकी के साथ देखते हैं तो, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसको हिंदी में कहा जाता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। और हिंदू का मतलब केवल यहाँ पर सनातन धर्म से नहीं है, इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म को भी लिया गया है। तो सनातन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, इन धर्मों पर जो है ये कानून लागू होता है। मुस्लिम भाइयों के लिए जो है उनके लिए एक पर्सनल लॉ है जिसके तहत जो है संपत्ति का बंटवारा होता है। चलिए खैर, और दोस्तों इसके बाद में इस कानून में संशोधन भी हुआ था 2005, जिसको हम लोग हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट कहेंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट आए थे, तो जजमेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे ताकि आपका क्लियरिटी हो जाए इससे संबंधित, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट। अच्छा, आप एक चीज समझ लीजिए, संपत्ति जो है ना, संपत्ति ये दो तरह के होते हैं। संपत्ति दो तरह के होते हैं, एक होता है स्व अर्जित संपत्ति, स्व अर्जित संपत्ति, और दूसरा होता है पैतृक संपत्ति। स्व अर्जित संपत्ति कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में खुद से जो है संपत्ति अर्जित करता है। जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है कहीं पर जमीन खरीद लिया अपने पैसा से, तो स्व अर्जित के अंतर्गत आएगा, ठीक है? साथ में किसी व्यक्ति ने उसे दान दिया था तो वो भी स्व अर्जित के अंतर्गत आएगा, या वसीयत के माध्यम से अगर किसी को कुछ संपत्ति मिला है तो वो भी जो है स्व अर्जित संपत्ति ही कहलाएगा, ठीक है? साथ में यहाँ पर पैतृक संपत्ति का बात करें तो वैसा संपत्ति जो 4 पीढ़ियों से कम चली आ रही हो तो उसको हम लोग पैतृक संपत्ति कहेंगे। जैसे कि मान के चलिए आप 1 पीढ़ी हुए, आपके पिताजी 2 पीढ़ी हुए, आपके पिताजी के पिताजी यानी आपके दादाजी वो 3 पीढ़ी हुआ, ठीक है? आपके दादाजी के पिताजी 4 पीढ़ी, तो वहां से अगर संपत्ति चली आ रही है तो वो प्योर पैतृक संपत्ति कहलाएगा, ठीक है? तो दोस्तों जो स्व अर्जित संपत्ति होता है ना, इसका वसीयत किया जा सकता है। इसका जो है वसीयत यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है विल, ये किया जा सकता है। मतलब कि मान के चलिए एक व्यक्ति है, इसके पास जो है कुछ जमीन है, ठीक है, जो स्व अर्जित है, तो क्या करेगा, एक पेपर में जो है लिख देगा, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के रजिस्टर करवा ले या फिर व्हाइट पेपर में भी लिख देगा, गवाह का 2 गवाह रहेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है? वसीयत के ऊपर हम वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपको बारीकी से जानना है तो सर्च करें यूट्यूब पर, वसीयत जीनियस में कर आ जाएगा मेरा वीडियो, ठीक है? तो वसीयत में जो है जिस तरह से संपत्ति के बंटवारा के संबंध में लिखेगा ये व्यक्ति, उसी तरह से बंटवारा उस संपत्ति का होगा। तो ये हो गया स्व अर्जित संपत्ति। लेकिन पैतृक संपत्ति का अगर कोई व्यक्ति चाहे कि भाई जो 4 पीढ़ी से चली आ रहा है संपत्ति उसको भी हम वसीयत के माध्यम से ट्रांसफर कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वसीयत का मतलब कोई अगर पिता चाहे ना तो केवल एक ही बेटा को जमीन दे सकता है, चाहेगा तो केवल बेटी को जमीन दे सकता है या संपत्ति दे सकता है, बेटों को नहीं दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, क्योंकि भाई आपने इसने अर्जित किया है। तो ये सारी चीजें होती है। चलिए खैर, तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप समझ पाए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को। मान के चलिए कि एक व्यक्ति है Y और इसका एक पत्नी है X, ठीक है? यहाँ पर नेगेटिव दे रहे हैं, मतलब कि समझिए कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, ठीक है? इसके 2 बेटे हैं, एक है A, ठीक है, और एक है B, ओके, और एक बेटी भी है, वो है C, ओके? तो इस तरह से है। तो इस कानून के तहत जो है जो भी संपत्ति इसके पास रहेगा, मान के चलिए कि इसके पास पैतृक संपत्ति भी था, साथ में मतलब कि स्व अर्जित संपत्ति भी है, इस बेचारा का मृत्यु हो गई, ठीक है? अब उस संपत्ति का जो ये होगा, ट्रांसफर होगा, वो A और B में होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो पुरुष होंगे, जो पुरुष वारिस होंगे, वही कहलाएंगे असली हकदार संपत्ति में, ठीक है? देखिए यहाँ पर 2 चीजें आपको समझनी होगी, एक होता है मेंबर और एक होता है को पर्सनर।
मेंबर का मतलब सदस्य, को पार्षनर का मतलब मतलब कि वारिस कहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इस परिवार में ये दिख रहे हैं सारे मेंबर हैं, सारे सदस्य, लेकिन हर सदस्य को पार्षनर हो ये जरूरी नहीं है। इस कानून के तहत ये सारे मेंबर में से ए और बी ही यहाँ पर को पार्षनर है, यानी वारिस हैं। मतलब यहाँ पर इसके पास जो भी संपत्ति होगा वो ए और बी में ट्रांसफर होगा, सी में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इस कानून के तहत ये चीज थी। क्लियर, यहां तक स्पष्ट हो गया। अब इसके हम पूरा नस नस नहीं जाएंगे, चीरफाड़ उतना नहीं करेंगे, बस इतना आप समझ जाइए। इसके बाद दोस्तों, चूंकि आप ये जानते हैं कि भारत एक पितृ प्रधान देश है, यहाँ पर पिता को ज्यादा महत्व दिया जाता है माता के तुलना में, ठीक है। अभी के दौर में धीरे धीरे महिलाएं जो है पढ़ी लिखी, देश आजाद हुआ तो बहुत सारे आंदोलन भी उन्होंने की और सरकार को भी लगा कि नहीं, महिलाओं को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो 1956 का जो कानून था उसमें संशोधन किया गया, जिसको कहा जाता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसमें मान के चलिए वही एग्जांपल लेते हैं, वाई और एक्स, इसके दो बेटे हैं, एक है ए, एक है बी और एक बेटी है सी, या फिर जितने भी बेटे बेटी हों उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस कानून के तहत जो है सभी को हिस्सा मिलेगा, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसके बेटे हों या बेटी हो, सबको हिस्सा मिलने वाला है इस कानून के तहत, ठीक है। साथ में जो क्लास 1, देखिए यहाँ पर जो है इस कानून में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के कैटेगरी आते हैं। तो क्लास 1 में कौन कौन आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, ठीक है। ये विधवा पत्नी मान के चलिए मर जाएगा तो विधवा हो गई, साथ में इसके माता जी, ये क्लास 1 के हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से क्लास 2, क्लास 3, अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो इसके ऊपर भी बना देंगे, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अमेंडमेंट के बाद जो है महिलाओं को भी अधिकार पक्का कर दिया गया कि भैया आप लोग भी जो हैं संपत्ति में अधिकार ले सकते हैं, पैतृक संपत्ति हो या फिर स्व अर्जित संपत्ति हो। स्व अर्जित संपत्ति का अगर वसीयत नहीं किया गया है तो वहां पर भी जो है महिलाएं हिस्सा ले सकती है, ठीक है। और ये जो है 9 सितंबर 2005 से प्रभावी हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, हम ज्यादा इसके मतलब नहीं बोले, नस नस नहीं जा रहे हैं, ठीक है, एकदम मोटा मोटी बात आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है हिस्सा सबको मिलना तय हो गया, लेकिन कंफ्यूजन आया इस कानून के तहत, जो है कंफ्यूजन आया। मान के चलिए ये कानून बना 2005 में, और सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का जो मृत्यु है 2005 से पहले हो गया है। भाई मृत्यु 2005 से पहले हुआ और बाद में कानून आया, इसका मतलब उस पिता को पता नहीं था कि ये कानून था, सिंपल सी फंडा है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर आइए पहले आप, एक केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, वो था प्रकाश वर्सेस फुलवती 2016 में, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने यह कहा कि पिता को या फिर जिसका भी संपत्ति है उसको ये 9 सितंबर 2005 में जिंदा होना जरूरी है। अगर वो जिंदा नहीं है, उनका मृत्यु पहले हो गया है, तो फिर वैसे कंडीशन में महिलाओं को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये चीज आया इस पहला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो 2016 में दिया गया था। मतलब कि कानून जिसमें बन के तैयार हुआ, संशोधन हुआ, तो उसमें पिताजी को या फिर जो जिसके नाम से जमीन है, जिसका जमीन का बंटवारा होना है, उनको जिंदा होना जरूरी था। ये चीज आया। फिर दोस्तों 2018 में भी एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो था दनम्मा वर्सेस अमर, और इसमें भी 2 जजों की बेंच, देखिए इसमें भी 2 जजों की बेंच थी, 2 जजों की बेंच, और यहां पर भी जो है 2 जजों की बेंच ने जो है फैसला सुनाया। इसमें यह कहा गया कि जरूरी नहीं है पिता को जिंदा होना, ये 9 सितंबर 2005 से पहले या बाद, ये जरूरी नहीं है। मर गया हो, नहीं मरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, महिलाओं को हिस्सा मिलेगा संपत्ति में, इसमें यह कहा गया, ठीक है। अब यहां पर तो हो गया कंफ्यूजन, और दोनों में 2 जजों की बेंच थी, ये हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई जिंदा होना जरूरी है, ये कह रहा है कि जिंदा होना जरूरी नहीं है, महिलाओं को हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये आया विनीता
शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, और ये जो है 2020 अगस्त 2020 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यह कहा गया कि पिता जिंदा हो या जिंदा ना हो, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा तो मिलेगा। और यहां पर 3 जजों की बेंच ने जो है यह फैसला सुनाया। ठीक है, मतलब कि कुछ भी हो जाए, ये 2005 वाला मामला क्यों अटका हुआ है, ठीक है, उसके पहले मर गया हो बाद में मरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, महिलाओं को हिस्सा मिलेगा तो मिलेगा। और इस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि बेटे तो शादी भर के लिए बेटे होते हैं, बेटियां तो हमेशा बेटी ही होते हैं, इसी तरह करके कुछ था मामला। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड बोल करके ये फैसला उन्होंने सुनाया। तो इस तरह से दोस्तों, इस फैसला के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद, महिलाओं का हिस्सा जो है पूर्णतः हो गया है पिता की संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर। ठीक है, और अगर स्व अर्जित संपत्ति भी है, उसका वसीयत नहीं हुआ है, तो वहां पर भी वो हिस्सा ले सकती है। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कानून के तहत कि महिलाओं को भी जिस तरह से पुरुष के अधिकार हैं किसी संपत्ति पर, जमीन पर, उसी तरह से महिलाओं का भी अधिकार है। भाई बहन हैं, सबको बराबर अधिकार दिया गया है, इसमें नो डाउट। आप ये नहीं कह सकते कि अधिकार नहीं है। यह विधवा है, उसको भी मिलेगा हिस्सा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर आप एक लड़की हैं या फिर लड़की के पक्ष के हैं, आप चाहते हैं हिस्सा, कहीं पर जाकर के लड़िए, ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना भी मर्यादा रखिए। क्योंकि देखिए आजकल होता क्या है ना कि भाई लड़की का शादी हो रहा है तो आजकल दहेज वाला मामला चल रहा है, कितनों कानून बन गया लेकिन थम नहीं रहा है। ठीक है, तो दहेज दिया जा रहा है, भाई 5-7 लाख रुपया दो, साथ में सामान पत्थर पूरा दो, दंदना के 10-12 लाख। ठीक है, उसके बाद जो है हिस्सा भी लेगी, तो फिर मतलब दर्द देता है, शायद दर्द देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई आपने पैसा भी दिया, कुछ उसको संपत्ति भी दे दिया, ताकि जो है वो मेरे घर जो है कुछ हिस्सा ना ले, लेकिन वो बाद में हिस्सा ले भी रही है, तो ऐसा मामला है। तो क्या कीजिएगा, ये सब लड़कियों को भी सोचना चाहिए। मेरा ये क्या नहीं कहना है कि आप हिस्सा लीजिए ना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर मेरी भी बहन है वो हिस्सा ले ना ले, भाई कानून के तहत भाई जो कानून कहेगा वो ये करेंगे, क्या दिक्कत है। संपत्ति है, आज हम यूज कर रहे हैं, कल भाई जो मेरा वारिस होगा वो यूज करेगा, हम तो चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ बात है नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज हम हैं कल वारिस रहेगा तो पूरा लुटा दो, ऐसा कुछ नहीं भैया। ठीक है, मतलब अच्छा समाज में रहना है तो फिर आपका संपत्ति भी होना चाहिए। चलिए खैर, तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से जो है आपको कंडीशन पूरा समझ में आया। आप अपने नानी घर में जो है हिस्सा के लिए ये कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए और जाइए, और भी किसी तरह का मामला हो जाइए, महिलाओं को पूरा अधिकार है। ठीक है, एकदम छूट है, नो टेंशन, जाकर के वकील से, सिविल वकील से बात कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।